KYC में, और आज हम बातचीत करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के नतीजों के बारे में। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO वेंकटरमन नारायणन और प्रेसिडेंट एंड CEO राजीव शाह हमारे साथ होंगे। इसके साथ एक और कंपनी आइडिया फोर्ज के नतीजों पर भी बातचीत करेंगे। कंपनी के CEO अंकित मेहता हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त बाजार की स्थिति क्या है। और बाजार इस वक्त सुबह जितना कमजोर था अभी भी लगभग उतना ही है। 75 पॉइंट वीकनेस के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन भी बिल्कुल सुबह की तरीके से है, यानी एक बार जो नीचे आया था वहां से हल्की सी रिकवरी हुई, लेकिन अभी भी प्रेशर डेफिनेटली बना हुआ है और खास तौर पे बैंक शेयर्स में काफ़ी कमजोरी है। हर ऊपरी लेवल पे गिर रहा है। सपोर्ट मिल रहा है फार्मा से, और फार्मा में भी डॉक्टर रेड्डीज जैसे जायंट में काफ़ी बड़ी तेजी है। 3.5% की तेजी है। 5900 की तरफ यह स्टॉक बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। इसके अलावा कुछ अलग अलग सेक्टर्स के जैसे PVR, एटेक महिंद्रा, पेट्रोनेट, LNG, इस तरह के शेयर्स में मजबूती देखने को मिल रही। वीकनेस भी इसी तरीके से है। बर्जर पेन, बाटा, सिंजीन जैसे शेयर्स में कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल रही। तो मिक्स बैग है, लेकिन डेफिनेटली ऊपरी स्तरों से प्रेशर है बाजार में और एक दबाव बना हुआ है। नतीजों के हिसाब से कंपनी के मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। चलिए अब चलते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ। कंपनी का Q1 में यानी पहली तिमाही में जो डॉलर रेवेन्यू था उसमें करीब 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, और जो रुपी परसेंटेज में है वो 3.5% के आसपास बढ़ के आई है। तो आगे क्या स्थिति रह सकती है और किस तरह की गाइडेंस कंपनी देना चाहती है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के MD और CFO वेंकटरमन नारायणन और प्रेसिडेंट CEO राजीव शाह है। वेंकट साहब, पहला सवाल आपसे। Q1 में कंपैरेटिवली जो बहुत सारी कंपनियों को हमने देखा तो ग्रोथ एक लिमिटेड पेस में दिखाई दे रही है। इसको कंसिडर करते हुए 24 के लिए क्या व्यू बना के चल रहे हैं आप लोग? हमारे रिजल्ट को आप देखेंगे तो रुपी ग्रोथ टोटल इनकम में 4.7% का QOQ बढ़त हुई है। डॉलर ग्रोथ ऑन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज 3.6% ग्रोथ हुई है। You have to compare this with what we had in the Q4 or the exit quarter of last year. उसमें तो एक 1.2% था हमारा growth. So in comparison, you will see that we have been able to pull up and do much better than competition and the other industry participants. इसके साथ साथ हमारा 13th quarter रहा है जहाँ पे हम 25% plus EBITDA डिलीवर कर चुके हैं। साथ साथ फर्स्ट क्वार्टर वेयर हमारा फ्री कैश फ्लो जो मेट्रिक हम फॉलो करते हैं वो that has breached the 100 crore mark. So quite a few positives. We have started calling out healthcare as a vertical, very strong performance. It also the acquisition that we did in the last quarter has helped in strengthening our presence in that vertical. So this quarter has been quite a good quarter from logo signups. 18 new logos have been signed up, 17 of the last quarter. So there is the fuel, that the firewood, as they call, for the rest of the year, and we continue to perform well on the parameters of profitability and growth. अगर profitability का आप forecast मांगेंगे तो we are guiding 22 to 24%. This quarter also we have reached that number, और हमारा कोशिश रहेगा कि उसको reach करना है अगले 3 क्वार्टर में। But typically Q2 and Q3 थोड़ा मुश्किल रहता है क्वार्टरली मार्जिन्स के को लेके, क्योंकि हमारा पे इंक्रीज साइकिल शुरू होता है और उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा हमारे फाइनेंशियल्स पे। बट अदर देन दैट we are continuously focusing on growth, and it's been a good quarter and hope it is setting it up for the future. ओके, तो 22 से 24% की ग्रोथ मेंटेन होगी, लेकिन Q2 और Q3 में अप्रेजल साइकिल होता है, इसलिए मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। राजीव जी, डील विंस यानी नए कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल या रीप्राइसिंग, किस तरह की सिचुएशन रही है और सेक्टोरल सिचुएशन क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, खास तौर पे हेल्थ केयर और BFSI का? So there are a couple of other things. मैं बता दूं आपको कि ओवरऑल हमारा जो $1 million to $3 million customer, that number has increased.
$3 million to $5 million customer range has also increased. At the same time, एक साल पहले जब हमने बात किया था, हम लोग सप्लाई साइड का प्रॉब्लम का सॉल्व कर रहे थे. अभी attrition has come down operationally. हमने भुवनेश्वर, नोएडा ज्यादा कैपेसिटी भी बढ़ा दिया है. So overall, I think that we continue to invest, keeping in mind that we'll be able to maintain the growth rates that we have. अगर vertical, there are macroeconomic का तो challenges है, आपको मालूम है, always a fear of some sort of mild recession, higher interest rates, etc. But at the same time, हमारा US geography का revenue भी बढ़त हुआ है compared to previous quarters, 67% to close to 72%, 73% now. US geography is adding to our total revenue. Healthcare vertical, जैसा वेंकट ने बताया, it has grown. Industrial manufacturing, especially on the automotive side, has increased significantly. The EduTech, which was one of our top verticals, continue to show good momentum. So there are a little bit of pockets of high-tech, retail CPG में, BFSI में आपने पढ़ा होगा कल जो Moody's ने rating का down किया, will have some level of impact. The good news is that कोई customer contract cancel नहीं हुआ है. At the same time, there is no pressure on pricing for us from that perspective. थोड़ा delay in signing हो रहा है, but overall it's a positive quarter for us. यानी बैंकिंग में जो यूएस में चल रहा है उसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन डेफिनेटली कुछ डिले हो सकते हैं और हो भी रहे हैं. ये सिचुएशन कई कंपनीज ने अपनी कमेंट्री में दी है. वेंकट, आपने जो कि QIP के ज़रिए फंड भी रेज किया है, तो एनी एक्विजिशन अंडर कंसिडरेशन है आपके, क्योंकि बुक्स में काफ़ी कैश दिख रहा है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ये? हमारा कैपिटल रेज जो हुआ वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ही है. 500 crores रेज किया है हम, और पाइपलाइन में अभी वी हैव गॉट at least 3 good names in our pipeline and we are pursuing them with vigor. और आशा है कि we'll be able to close at least 1 or 2 of them. So the pipeline is looking good, not 3 actually, more than that in terms of names that we have. And if you look at it, expectation on valuations have also retreated slightly given the macroeconomic conditions that we are seeing. So it was the right time for us to raise the right amount of capital to deploy for our inorganic growth. ओके, ये एक स्टडी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं पढ़ रहा था आपकी कंपनी के बारे में कि AI आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और बहुत सारी कंपनियां उसको मोनेटाइज कर रही हैं, खासतौर पे यूएस में. तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक आपकी भी शायद बातचीत चल रही थी किसी प्रकार से जोड़ने के लिए, उस पर क्या अपडेट है, या इस टाइप की कोई छोटी कंपनी या किसी ज्योग्राफी में आप अपनी एंट्री करते हुए देखते हैं? हाँ, सो हम लोग पहला बात तो ये बता दूं कि हम लोग डिजिटल सर्विसेज कंपनीज ही देखेंगे. हम लोग एग्रीगेशन के लिए तो एक्विजिशन करते नहीं है. So either it helps us with a geography, either it helps us in acquiring large customers, either it helps us in newer technologies. So हम लोग देख रहे हैं. So all the things that you just talked about, from generative AI, ChatGPT, cloud migration, the low-code environment, we'll continue to look at some of those high technology based companies, as well as it will help us expand a couple of other verticals that we have seeded as well. So technology हमारा really strong point है. इसके लिए technology वाली company, so and newer technologies देखेंगे. So we won't go and acquire regular technology companies, but future technologies of generative AI, predictive analytics, ChatGPT, in those areas, low code as well. ओके, तो साफ है कंपनी का कि कोई प्लेटफॉर्म कंपनी नहीं, प्योर न्यूअर कंपनी है, न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी. जो AI की बात हम लोग करें उस पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो एक्विजिशन हो सकता है. वेंकट, आपने बात की कि Q2 और Q3 में
अप्रेजल साइकिल होता है, इसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आपने चूंकि गाइडेंस भी 22 से 24% की दी है मार्जिन की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या टेलविंड्स हैं, क्या ट्रिगर्स होंगे जिसकी वजह से आप ये मेंटेन कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस आ रहा है हमारे वॉल्यूम ग्रोथ और रेट ग्रोथ में। वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि हमारा क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ। सेकंड इज रेट में हमने कोई प्रेशर अब तक देखा नहीं है, और जो नया बिजनेस हम विन कर रहे हैं वो जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, लो कोड, एनालिटिक्स इसमें है ज्यादातर, और उसमें कोई रेट का प्रेशर नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट वी आर सीइंग बेटर रेट्स एंड बेटर रेट रियलाइजेशन। So the cost increase that we have to take in, it will have to be addressed through both volume and rate increase. But the impact is always just in the quarter in which the increase happens. So उस quarter में आप हमारा पिछले 3 साल का रिजल्ट देखोगे तो Q2 में उसका impact रह चुका है, and we try to cover that up with increased revenues and sales. So as you see, the headroom that we have vis-a-vis guidance is about 1.5%. हमारा guidance है 22 to 24% on EBITDA, but our headroom is about 1.5%. So we use parts of that and also the growth to set off the cost increase that we see on the people front. ओके, राजीव वेंकट जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हैप्पीएस्ट माइंड आज थोड़ा सा फ्लैटिश कारोबार कर रहा है, लेकिन कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है। 22 से 24% की गाइडेंस लेके कंपनी चल रही है और कोई नया एक्विजिशन भी कर सकती है। 923.50 पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आइडिया फोर्ज के सीईओ अंकित मेहता से बातचीत करेंगे। और आइडिया फोर्ज पे चलते हैं। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, उसमें नंबर ऑपरेटिंग लेवल पे भी अच्छे नहीं है। आमदनी 2% गिरी और प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ, और मार्जिन पे भी इम्पैक्ट आया सीवियर। क्या रीजंस थे, क्यों इस तरीके के नंबर आए, इस पर बातचीत करेंगे अंकित मेहता से, कंपनी के सीईओ। अंकित, नंबर वीक दिख रहे हैं, क्या रीजंस? So, Neeraj ji, what happens in our business is that we have to execute on specific contracts, और specific contracts specific products के लिए आते हैं। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अपना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है, उसका एक अपना बिडिंग स्ट्रैटेजी होता है, तो उसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमें एग्जीक्यूशन करना होता है। तो जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ दोस कॉन्ट्रैक्ट्स का रिजल्ट है, एंड ये वेरी करता रहता है ईयर ऑन क्वार्टर। कंपेरेबल नहीं होते हैं हमारे नंबर्स उस वजह से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर एसेंशियली बाउंड बाय द डिलीवरी टाइमलाइंस ऑफ आवर ऑर्डर्स एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अंकित, अगर हम क्वार्टरली या ईयरली ना भी कंपेयर करें तो मार्जिन तो कंपेरेबल होंगे ना, उस पे कैसे? नहीं, क्या होता है, हाफ हो गए। हाँ, उसमें क्या होता है, हाँ, तो नीरज जी क्या होता है कि हर अपॉर्चुनिटी का एक अपना बिडिंग स्ट्रैटेजी होता है, बेस्ड ऑन कि क्या उसका कंपेटिटिव लैंडस्केप है, उसका किस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस, या उस तरह से कस्टमर बजट्स क्या हैं, एटसेट्रा। तो वो वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज इट पैन्स आउट इन द राइट डायरेक्शन। बट एक्सपेंसेस तो बढ़े हुए दिख रहे हैं ना, 75% करीब एक्सपेंसेस, 60% एक्सपेंसेस बढ़ गए। सी एज वी ग्रो, हाँ नीरज जी, एज वी ग्रो एक्सपेंसेस विल डेफिनेटली ग्रो एज वी प्रिपेयर फॉर ग्रोथ। तो थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज होगा ही, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग टू ओवरऑल मीनिंगफुली ग्रो इन दिस ईयर एज वेल, सो यू विल सी दैट। नहीं, जैसे आपने एक तो इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट आपके बढ़े, तो वो ईसाब का खर्चा होगा मेरे ख्याल में। जी 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 जी। दूसरा और क्या एक्सपेंसेस आपके एकदम एक्सट्रीमली बढ़ गए? आई डोंट थिंक कि बाकी एक्सपेंसेस बहुत एक्सट्रीम में बढ़े हैं। अगर आप देखेंगे कुछ चीजें, जैसे जो क्रेडिट लॉस का एक इम्पेयरमेंट होता है, या कुछ चीजें वो नोशनल हैं, जो कि जैसे ही आप उनका इम्पैक्ट जाएगा वैसे ही वो रिवर्स हो जाएंगे। तो क्या ये जो तो कुछ आइटम्स भी हैं। जी अंकित, आपके पास ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 90% से ज्यादा गवर्नमेंट के हैं, क्या उनकी बिडिंग बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई इसलिए आपको मार्जिन हिट लेना पड़ रहा है? आधे हो गए मार्जिन आपके? नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पे द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दैट द कस्टमर हैज इज डिफरेंट, एंड द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दैट इज डिफरेंट, वहां पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं। जहां पे रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी, यू कैन से, रिलेटिवली कंपेटिटिव हैं, वहां पे यू हैव टू बिड अग्रेसिवली एंड कंपेटिटिवली। सो you have to do what is essential and important to get the business, right? So that's what we also pursue. अच्छा अंकित, ये बताइए, इन्वेस्टर आपकी कंपनी को जब असेस करे, रीड करे, तो वो कैसे इसको असेस करे? आप कह रहे कंपेयर मत करो,
इम्पैक्ट आता है जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करें, तो वो कैसे समझे कि ये नतीजे अच्छे हैं या बुरे हैं, आगे कैसे होंगे, इतनी अनसर्टेनिटी? नीरज जी, एक तो ये है कि डेफिनेटली इस ईयर वी आर प्लानिंग टू मीनिंगफुली ग्रो द रेवेन्यू। द सेकंड पार्ट इज दैट ओवरऑल जिस तरह से ये बिजनेस और मार्केट का ट्रैक्शन है, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज वन विच इज आल्सो कन्वर्टिंग। जैसा आपने आज ही हमारे उसमें रिलीज में भी देखा कि हमारा एक ऑर्डर अभी जस्ट हमें मिला आज ही। Similarly, there are more such opportunities which are in L1 also. They are also coming into the business very soon. Then there are others which are about to come into the L1 stage where we will get into the necessary negotiations with customers. तो ऐसे करके एक पाइपलाइन तो ऑलरेडी है जहां पे हम लोग जिससे हमारा ऑर्डर बुक भी फिल इन होगा और फिर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में भी जाएगा, वो है। प्लस ओवरऑल अपॉर्चुनिटी के अंदर काफी अग्रेसिव आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है जहां पे कस्टमर्स आर लुकिंग टू बाय दीज इन वेरी लार्ज नंबर्स। ओके, तो वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, FY24 में आइडिया दीजिए हमें कि कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट आप कर सकते हैं, कोई गाइडेंस आपका? अभी हम वो स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दे रहे नीरज जी, हाँ, ओके लेकिन लाइक आई सेड वी आर डेफिनेटली टारगेटिंग मीनिंगफुल ग्रोथ एंड रीजनेबल नंबर्स एज वेल। ओके। अच्छा अंकित, एक खबर जो कल शाम को आई कि डिफेंस में अब चाइनीज़ वाले सामान नहीं लगेंगे, तो आपका एक्सपोजर तो बहुत कम है, 5-6-7% ही शायद है जो आप कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस पे आने वाले दिनों में, चूंकि वो वाला सेक्टर सबसे बूमिंग है, उसमें भी आप ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो किस तरह से इस खबर को देखते हैं आप? तो अगर आप देखेंगे तो मेन कंसर्न इज ऑन डेटा सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल सबसिस्टम्स जो डेटा से रिलेटेड होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का मेन वहीं से फोकस आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट आइडिया फोर्ज के अंदर वो सप्लाई चेन हमने काफी टाइम से ऑलरेडी डिस्कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर टेक्नोलॉजी हम खुद बना रहे हैं। प्लस इस चीज के हम काफी कॉन्शियस थे, तो हमेशा से हमने उस चीज का ध्यान रखा है कि वी आर नॉट रिलायंट ऑन क्रिटिकल सबसिस्टम्स फॉर सर्टेन ज्योग्राफीज। तो वो हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज एज ऑफ नाउ मुझे नहीं दिखता है। कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं चाइनीज़? कम अगेन सर? कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप चाइनीज़ हो जिस पर ये बैन लग रहा है, वो यूज़ करते हैं? सी डेटा वाले एलिमेंट्स हम नहीं यूज करते हैं। बाकी यूज़ करते हैं थोड़े बहुत? बाकी आई थिंक आप मान लीजिए कि स्क्रू है या कोई ऐसी चीज है विच टू बी ऑनेस्ट उसके नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब। मुझे नहीं पता, क्योंकि कल को गवर्नमेंट पता नहीं क्या रूल लेके आ जाए, आई डोंट नो, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन चूंकि ये रिस्क हमेशा रहता है। जब हमने बात की थी IPO के समय, तब इस तरह कोई खबर नहीं थी, अब वो रिस्क तो आ इनके गया। सब्स्टिट्यूट्स, हाँ, बट इनके सब्स्टिट्यूट्स काफी अवेलेबल है। इनफैक्ट ये जो आप बता रहे हैं ये तो इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ऑलरेडी ये एक मिनट अंकित, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब ये खबर पूरी पढ़ी और बहुत एनालिस्टों से बात की तो उन्होंने कहा कि 50% कॉस्ट राइज होगी, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आप यूज नहीं करते, तो ये तो और अच्छा है, कंपटीशन के लिए मुश्किल खड़ी होगी, राइट? मतलब जहाँ पे सप्लाई चेन हेवीली डिपेंडेंट थी वहां पे सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट्स लोगों को ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये आइडिया फोर्ज के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इनका उस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते जिस पर बैन लगाया गया है। बाकी जो कंपनियां करती हैं उनके लिए मुश्किल होगी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपकी कंपनी के लिए। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया, किसी दिन विस्तार से हम लोग बातचीत करते हैं, आज थोड़ा कम है। प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर में जब आप अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे तब आप मुझे समझा पाएंगे कि क्वार्टर YoY क्या कंपेयर करना है, वो आप ही समझाइएगा। अगले क्वार्टर हम लोग फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइडिया फोर्ज नंबर शायद बाजार को उतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए आज कमजोरी है, 5%, 5.5% नीचे कामकाज कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद आप देखिए कमाई का अड्डा, जहां